नमस्कार। दिन भर की सबसे बड़ी बहस महापंचायत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया और हमेशा की तरह चर्चा को आज आगे बढ़ाएंगे फिर से हमारे एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कृषि कानूनों को लेकर ही बात होगी आज। 22 दिन हो चुके हैं, 22 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। पंजाब हरियाणा से बढ़ता हुआ आंदोलन दिल्ली तक पहुंचा था, अब केंद्र सरकार से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। कृषि कानून पर लगातार बढ़ रही तकरार के बीच मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत में है। मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर जहां केंद्र सरकार से जवाब तलब किया, वहीं किसानों को भी संयम और बातचीत की सलाह दी है। इधर दिल्ली विधानसभा में नए कृषि कानून की कॉपियां फाड़ी गई, जिस पर तेज हो गई है सियासत। इस सब के बीच सवाल यह कि क्या सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा कोई समाधान, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत से मेहमान जुड़ चुके हैं। भाजपा के प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता कृष्णकांत पांडे जी हमारे साथ हैं, सपा प्रवक्ता उदयवीर सिंह जी हमारे साथ हैं और किसान नेता आलोक वर्मा जी भी हमारे साथ हैं। आरएलडी के नेता रोहित अग्रवाल भी हमारे साथ हैं। शुरुआत करेंगे चर्चा की। अमिताभ जी, ये भारत की 60% के करीब आबादी से जुड़ा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के दखल से अगर सुलझा तो मुझे लगता है मुद्दा तो सुलझ जाएगा। देश की सबसे बड़ी अदालत बीच में आ जाएगी तो सुलझ ही जाएगा। 19-20 कुछ भी सुलझे, लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह गर्व का विषय नहीं होगा। हमारी राजनीतिक व्यवस्था, हमारी सामाजिक व्यवस्था क्यों असफल है अपने देश की 60% आबादी से जुड़े इस मसले को समाधान तक ले जाने में। मुझे याद है नरसिंह राव के समय में एक रेफरेंस गया था सुप्रीम कोर्ट। संविधान में व्यवस्था है कि किसी मसले पर राय के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रपति के जरिए देश की सबसे बड़ी अदालत में एक पत्र भेजती है कि भाई ये मसला है, इस पर आप अपनी राय दो। उसको बोलते हैं रेफरेंस। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त उस रेफरेंस के उत्तर में कहा कि यह निर्णय राजनीतिक स्तर पर सरकार को लेना चाहिए, अदालत का मसला नहीं। वही बात मुझे लगती है, यह मसला राजनीतिक व्यवस्था के तहत सुलझ जाना चाहिए था। खैर नहीं सुलझा, सुप्रीम कोर्ट आ गया बीच में। बात हो रही है कमेटी बनाई जाए, उस कमेटी में सभी स्टेक होल्डर्स की तरफ से कुछ लोग रहे, सरकार के लोग रहे, किसान प्रतिनिधि संगठनों के लोग रहे, और सुप्रीम कोर्ट ने कल जैसे कहा था कि पी साईनाथ जैसे जो विद्वान हैं, कृषि को समझने वाले लोग हैं, वो लोग भी रहे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बातें बड़ी ठीक कही। मुझे लगता है राजनीतिक लोगों को उससे भी सबक लेना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। एक तो सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि विरोध करने के अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता किसी के भी। और सच कहूं, सरकार कोई हो, राज्यों में तो अलग अलग दलों की भी सरकारें हैं, जिस दिन हम विरोध करने के अधिकार को कुंठित कर देंगे उस दिन लोकतंत्र का प्राण तत्व सूख जाएगा। सरकारें जनता के जनादेश से उपजी होती हैं, ठीक बात है, फिर भी जनता के पास यह अधिकार रहना चाहिए कि अगर वह सरकार के किसी निर्णय से असहमत है तो विरोध कर सके। मुझे याद आता है रामचरितमानस में एक वो है प्रसंग, नवीन जी आपको भी उससे सीखना चाहिए और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी उससे सीखना चाहिए। मर्यादा क्या है? भगवान राम दरबार में विराजमान है राजा के रूप में, कैबिनेट की बैठक बुला ली है, सारे मंत्री आ गए, कृषि मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, सब भगवान राम के। तो मालूम वो क्या कहते हैं पहली मीटिंग में?
तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा राम ने कहा कि जो अनीति कछु भाखऊं भाई, जो अनीति कछु भाखऊं भाई, तो मोहि बरजियो भय बिसराई। इसका अर्थ है कि अगर मैं कुछ भी अनीति की बात करूं तो बिना भय के मुझे टोकना नहीं, बरजना। उत्तर प्रदेश के लोग बरजना जानते हैं। यह कहा उस व्यक्ति ने जिसके शासन को हम भारत ने हजारों साल से और बाद में गांधी जी ने शासन की सर्वोच्च अल्टीमेट व्यवस्था माना, जिसको नाम दिया राम राज्य। उसमें कहा राजा राम ने कोई संकट नहीं है। और दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने जो अच्छी कही वो मुझे ये लगी कि पुलिस को अनावश्यक बल प्रयोग से बचना चाहिए। दुरुस्त बात है। पुलिस दमन के लिए नहीं है। ये कोई अंग्रेज है क्या? अंग्रेज पुलिस है। व्यवस्था न टूटे इसके लिए पुलिस खड़ी की है। किसी की टांग में लाठी मारने के लिए खड़ी नहीं की पुलिस। हां, तीसरी बात यह भी महत्वपूर्ण है जो उन्होंने आंदोलनकारी संगठनों से कही कि लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न ना हो, यह आप भी ख्याल रखिए। और मैं इसके पक्ष में हूं। यह ख्याल रखा जाना चाहिए। आंदोलन कोई हो, कितना भी बड़े मुद्दे पर हो, लोक व्यवस्था भी बनी रहे, विरोध भी चलता रहे, वो आदर्श स्थिति। तो सुप्रीम कोर्ट का आरंभिक मान तो यहीं से शुरू करो कि विरोध करने का मौलिक अधिकार है और उसको देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि हम कर्टेल नहीं कर सकते किसी सूरत में। विरोध करने का अधिकार संविधान के मूलभूत अधिकारों में शामिल है। और वैसे भी लोकतंत्र और गैर लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं में मूल अंतर क्या है? सिर्फ यही मूल अंतर है। गैर लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं में विरोध का अधिकार नहीं होता है। जयप्रकाश जी तो राइट टू रिकॉल की वकालत कर रहे थे। वो लागू हो जाता तब क्या होता? उन्होंने कहा था जरूरी नहीं 5 साल तक जनता को प्रतिनिधि पसंद रहे, अगर नहीं समझ आ रहा तो वापस बुलाओ, दूसरा चुने। इसलिए यह मसला मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट में गया और उसके जो ऑब्जर्वेशंस आए आज, वो भारत की भविष्य की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन का कोई रास्ता खोल पाए अगर उसके ऑब्जर्वेशंस, तो मुझे लगता है वो सार्थक पहल होगी। आलोक वर्मा से बात शुरू करूंगा। आलोक जी। जी अमिताभ जी। कृषि मंत्रालय की मेज से घूमते 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 अब मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के इजलास में। जी। तो मेरा मन कभी कभी करता, मान लो पहले ही वहां चले जाते तो भी क्या झंझट था। नहीं, टाइम बचता। जब करना उन्हीं को है और उन्हीं से कराना है तो खामोखा विंडो शॉपिंग में क्यों समय गया? आलोक वर्मा। देखिए अमिताभ जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि लगातार आप जो है किसान के इस प्रकरण पर पूरी तरह से ध्यान लगाए हैं सबका। और देखिए नवीन जी से मैं इतना कहूंगा कि आपकी सारी डिबेट 27 नवंबर से आज तक की देख लें तो हम लोगों को कोई पक्ष रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगभग सब चीजें आपने कह दी हैं। और सुप्रीम कोर्ट, देखिए हमने पहले ही कहा था कि हमें तो एक ऐसा रास्ता चाहिए था। भाई सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, अच्छी बात है, लेकिन बातचीत से ही निकलेगा। हम देखिए अमिताभ जी ये चाहते हैं कि सरकार पीछे हट जाए, हम भी पीछे हट जाएंगे, बैठ के बात कर लेंगे। हमने पहले भी कहा था, आज भी कह दिया। और अमिताभ जी आज आपने बहुत अच्छी चीज लिखी कि वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता और मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। तो यही बात जो देश का किसान है वो कहना चाहता है सरकार से कि हे प्रधानमंत्री जी, आप जो है कच्छ में बात ना करो, मध्य प्रदेश में बात ना करो, लेकिन जो दिल्ली में बैठा हुआ किसान है आप उससे बात कर लो। और कमेटी बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पे सारे किसान मिल जाएंगे। सिंधु बॉर्डर चले जाओ
सारे किसान मिल जाएंगे, यहीं से सहमत करा दो, हम हंसी खुशी घर को वापस चले जाएंगे। जी अमिताभ जी। जी, अच्छी बात कही। नवीन जी से इसका उत्तर लूंगा कि जब घर के बाहर महादेव विराजमान हैं तो महाकालेश्वर तक यात्रा क्यों करो, काशी तक यात्रा क्यों करो? महादेव महादेव, यहीं वाले पे जल चढ़ाओ, पुण्य पाओ, आनंद लो। सिंगू बॉर्डर दूर भी नहीं, अब वो दूर हो तो गाजीपुर बॉर्डर आ जाओ, टिकरी आ जाओ, कहीं आ जाओ, सब जगह एक ही माया है। मेरे लिए सारे किसान एक। उदयवीर जी, ऐसे नाजुक मसले राजनीतिक व्यवस्था के तहत सुलझे तो ज्यादा गर्व की बात होती है, मुझे ऐसा लगता है। अन्यथा फिर अदालत तो हर बीमारी की दवा है ही। जैसे हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि आपस में संघर्ष हो जाए तो भैया आपस में बड़े बूढ़े बैठ के सुलझा दो, थाने में ना जाए मामला, कहते थे ना। वैसे ही मुझे लगता है कि यहां अगर निपट जाता विधायिका और किसान के बीच में तो ज्यादा बेहतर नहीं होता। अमिताभ जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं और साथ में ये भी जोड़ना चाहता हूं कि किसानों ने पर्याप्त समय दिया। उन्होंने दूसरे राजनीतिक दलों को दूर भी, अपने मन से रहने के लिए दूर भी रखा, इसलिए कि राजनीतिक फायदे नुकसान का विषय न बने। और लगातार मौका मिला, राजनीतिक दलों ने भी बहुत बढ़ चढ़ के कोई इस मुद्दे को आज ही कैश कर लें इस तरह की ज्यादा मानसिकता नहीं दिखाई। ये आज के फैसले ने 3 बात कह दी, और अगर सरकार को जरा भी नैतिकता है, नाम के लिए भी अगर लोकतंत्र में थोड़ा भी बात रखना चाहते हैं, तो इन 3 का जो प्रभाव है वो दिखना चाहिए, असर दिखना चाहिए सरकार पे। पहली बात, उन्होंने कहा कि कंसल्टेशन, एक्सपर्ट एडवाइस सब होनी चाहिए थी, करिए, सारे इंटरेस्ट को शामिल करिए। इसका मैं मतलब ये समझता हूं कि जो आपने पहले ऐसा नहीं किया, आप बिल ला रहे थे तो उससे पहले किसान प्रतिनिधि संगठन बुलाते, जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनके बीच में बिल फ्लोट करते, सदन के अंदर एक कमेटी बनाते, फिर हाउस में लाके सारी पार्टियों की राय लेते, तो ये डेडलॉक की नौबत नहीं आती। तो पहली प्रक्रिया सरकार ने गलती की, सुप्रीम कोर्ट का ये इशारा है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि राइट टू डिसेंट, असहमत होने का मौलिक अधिकार है। यहां से ये बात निकलती है कि हम कहें कि कल किसानों के समर्थन में हमें सड़क पे आना है, धरना देना है, तो आप अखिलेश यादव जी का घर ही सील करा दीजिए, उनकी गाड़ियों के आगे पीछे गाड़ियां लगा दीजिए, पुलिस से कहिए कि इस रोड पे, विक्रमादित्य मार्ग पे कोई आदमी नहीं चलेगा। क्यों भाई? कोरोना प्रोटोकॉल है, तो आप अखिलेश जी को लिख के दीजिए कि आप 5 आदमी के साथ जाएंगे, आप फलाने धरना स्थल पे धरना देंगे, आप फलानी मंडी पे दे पाएंगे। तो सरकार ये स्वीकार करे कि उसका इतना तंग दिल हो गया कि वो अपने खिलाफ एक नारा सुनना नहीं चाहती। विरोध की तो बात छोड़िए, इसलिए जो नेता प्रदर्शन की बात करे उसके घर में, हमारे विधायकों को घर में बंद कर दीजिए, उनको रात में ही पकड़ के बिठा लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का घर बंद कर दीजिए। ये अलोकतांत्रिक है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपने गलत किया है, सरकार इसको महसूस करे। और तीसरी बात, जो पुलिस से कहा गया कि आप संयम बरतिए, आप देखिए हम धरना देने जा रहे हैं, किसी ने पुतला जलाने की बात की, आपने मुकदमा लिख दिया। पहले आपने लोगों को रोका, उसके बाद मुकदमा लिख दिया। और हद तो तब हो गई अमिताभ जी, जब उनकी जमानत 151 में जो साधारण प्रक्रिया हो जानी चाहिए, उस जमानत को मजिस्ट्रेटों से कहकर डिफर कराया गया। लखनऊ के लोग आज भी बंद है जेल में, और अधिवक्ता लोग धरना दे रहे हैं पुलिस के खिलाफ, यहाँ की पुलिस कमिश्नरेट के खिलाफ, कि आप लोग बगैर बात के क्यों लोगों को इस सर्दी में जेल में रखे हैं। ठीक बात, धरना देने के लिए कोरोना है उदयवीर भाई, ठीक है, और जेल में 150 लोगों को बंद करने के लिए कोरोना नहीं है। ठीक। तो ये तीनों से बात सरकार को स्वीकार करनी चाहिए। सारे मुकदमे वापिस होने चाहिए बिना शर्त। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, अगर इशारा समझे तो। ठीक है उदयवीर भाई, ठीक है, मैं के पांडे के पास चलूंगा। ठीक है उदयवीर भाई, आपने अपनी बात अच्छे से रखी, ठीक है। चुनाव न होगा ये रहे। कृष्णकांत पांडे जी के पास चलूंगा, कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं। पांडे जी, जो बात उदयवीर सिंह ने रखी
जिसकी ओर उन्होंने ज्यादा जोर लगाया, वो रेखांकित किया, मुझे याद है। अच्छा सीए, मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आपकी पार्टी से ज्यादा तो सत्ता में कोई रहा नहीं, सत्ता में कौन सा रसायन ऐसा डेवलप हो जाता है कि चेहरा कोई हो, पार्टी कोई हो, गठबंधन कोई हो, भाषा और कार्य लगभग एक से होते हैं, तेवर एक सा होता है। इसका उदाहरण दे दूं, ये बात मैंने क्यों कही। अन्ना का आंदोलन हुआ, कांग्रेस ने कहा, कपिल सिब्बल और तमाम लोग आए थे उसमें, उस वक्त के बदमजगी भरे बयान, उसको दोहराना नहीं चाहता। कपिल सिब्बल मंत्री थे और उन्होंने कहा था अन्ना की हैसियत क्या है, इस आदमी की हैसियत क्या है, ये तो सेना का एक छोटा सा मुलाजिम था, तो उनकी हैसियत हो ना हो, आपको तो बेरोजगार कर दिया जनता ने। मैं ये नहीं समझ पा रहा, तब आप कहते थे कि अन्ना के आंदोलन के पीछे राजनीतिक साजिश है, अब वही बात नवीन श्रीवास्तव बोल रहे कि किसानों के आंदोलन के पीछे राजनीतिक साजिश है। मैं ये समझ नहीं पा रहा, देश के इतिहास में एक भी आंदोलन ऐसा बता दो, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, जिसमें राजनीतिक पार्टियों ने इधर या उधर कोई पक्ष नहीं लिया हो, एक आंदोलन बता दो तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। पांडे जी, फिर क्यों भाई अपनी अपनी बारी पर नाक भौं सिकोड़ते हो? राजनीतिक लोग कीर्तन करने के लिए हैं क्या? आंदोलनों में भाग लेना भी चाहिए, वो लूडो खेलने के लिए हैं क्या? नहीं तो क्या करेंगे? पांडे जी, अमिताभ जी, राजनैतिक लोग भी किसान के बेटे हैं, राजनैतिक लोग भी इसी देश के हैं। अरे हम कह रहे वो किसान के बेटे हो चाहे वो, अरे भाई पांडे जी, मैं इस बात इसमें तर्क में भी नहीं, मतलब हम कह रहे हो वो किसान नहीं, वो किसी के बेटे हो, कलेक्टर के बेटे हो, उनको चुनाव लड़ना है तो जाना ही पड़ेगा, नहीं वोट कौन देगा? वो बेटे किसी के हो, मन हो ना हो, जाना तो पड़ेगा ना भाई। समय दे दीजिए जी। अन्ना के आंदोलन की तुलना इस किसान आंदोलन से नहीं किया जा सकता। अन्ना के आंदोलन में रामदेव के उस रामलीला मैदान के प्रदर्शन में यह साबित था कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे लगी हुई है। आज 6 साल से 7 साल से अन्ना हजारे का पता नहीं है, इतनी गहरी निद्रा में है कि वो टूट नहीं रही है। लोकपाल खत्म, सारे भ्रष्टाचार खत्म, सब कुछ खत्म। इसलिए बड़े दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि अन्ना हजारे का आंदोलन भाजपा प्रेरित आंदोलन था। ठीक। लेकिन किसानों के आंदोलन की केवल हमारी इतना है, हम तो सरकार से बड़ी गुजारिश करना चाहते हैं आज आपके माध्यम से कि छोड़ दो आप जिद। अरे उद्योगपतियों से जो आपका समझौता हुआ है वह आप करो, लेकिन किसानों की लाश के समझौते पे मत करो। 20 से ज्यादा किसान इस चाड़े में, इस आंदोलन में मर चुके हैं। ऐसी स्थिति में इस किसानों की शहादत मत होने दो इसके आगे। यह राज्य का विषय किसी कानून था जिसको आप केंद्र से अगर लागू भी करते हो तो किसान तो मांग नहीं रहा है कि हमको यह सुविधा दो, आप काहे जबरदस्ती सुविधा देने पर आप चले हो। 5 जून 2020 को आप इतनी जल्दी में हो कि इस कोरोना काल में आप ऑर्डिनेंस लेके चले आते हो। मार्च से कोरोना काल शुरू हो गया। इसके पहले पंजाब और हरियाणा में अडानी और अंबानी के तमाम गोदाम कैसे बनने शुरू हो गए? क्या आपके ऑर्डिनेंस के पहले बात हो चुकी थी? तो ऐसी स्थिति में मैं तो आपके माध्यम से सरकार से आज कोई बहस न करते हुए सिर्फ कहना चाहता हूं, जिद आप छोड़ दो। जी ठीक है, किसानों का मामला है, सुनो। ठीक है, ठीक है पांडे जी, किसी और का मामला नहीं है। किसानों के पास, किसान के बेटे तुम भी होगे, हम भी होंगे। ठीक है, मैं रोहित अग्रवाल के पास चलूं, उससे पहले 2 छोटी छोटी टिप्पणियां कर दूं ताकि तथ्य साफ रहे और तथ्य पवित्र रहे वेद की तरह। अन्ना की बात आपने उस पर कुछ टिप्पणी की, उसको डिलीट मार दो और एक नई बात ले आता हूं उससे बड़े कद की। उसको खंडन करने की स्थिति में पूरी कांग्रेस मिलके नहीं, आप तो छोड़ो भाई। जयप्रकाश जी ने जब गुजरात में आंदोलन शुरू किया चिमन भाई मेहता के खिलाफ और नारा दिया चिमन चोर आंदोलन वालों ने, तो इंदिरा जी ने कहा कि जयप्रकाश नारायण जो उनके बाप के साथ के थे, जिनकी गोद में खेली थी इंदिरा गांधी,
उन्होंने कहा कि जेपी आईएस ने सीआईए का एजेंट है, ये देश तोड़ने की साजिश कर रहा है। नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस तो गई, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। बताओ, चाहे जवाहरलाल नेहरू की भले गोद में मीडिया। खेली इसलिए हो, मैं सत्ता वालों लेकिन से देश कहता की हूं, सुरक्षा पहले भाषा नंबर पर पर थी। नियंत्रण रखिए, कोई व्यक्ति देश भाषा से बड़ा पर नहीं हो नियंत्रण सकता। रखिए, उतनी ही बात बोलिए जितनी झेल पाए। ये देश ने अगर सत्ता के कहने से चीजों को माना होता तो एक बात और बता देता हूं, आगे काम आएगी आप सब लोगों के लिए। नवीन श्रीवास्तव, अंग्रेज लिख के गए थे गजट में कि भगत सिंह आतंकवादी हैं, चंद्रशेखर आजाद आतंकवादी है। कोई मानता है? कोई मानता है? पश्चिम में अंग्रेज कलेक्टर्स लिख के गए गजट में कि जाट और गुर्जर जो दो कौम है यहां, ये आदतन अपराधी हैं, बाय बर्थ इनका स्वभाव अपराधी है। कोई मानता है? वो भी शासक थे। क्या कोई मानता है? भगत सिंह हमारे दिल में है, हम अंग्रेज का सर्टिफिकेट मानेंगे? आज भी आरटीआई लगा के पूछ लो तो यही जवाब आएगा जो मैं बोल रहा हूं। इसलिए सत्ता के कहने भर से कोई मान्यता देश की नहीं बदलती। ये सबको ध्यान रखना चाहिए, जो आज हैं उनको भी, जो कल थे उनको भी, जो आगे आना चाहते हैं उनको भी। खैर, विषय बदल गया। रोहित अग्रवाल, मेरा मसला वही, ये बात अगर राजनीतिक व्यवस्था के तहत सुलझती तो ज्यादा खूबसूरती होती। अदालतों का काम इसमें नहीं होना चाहिए था। ये लगभग पूरे देश का मुद्दा है। भारत की कुल रोजगार की व्यवस्था में 42% योगदान अकेले कृषि का है। यानी भारत में जितने रोजगार हैं उनमें 42% रोजगार कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं। वहां काहे की कोर्ट कचहरी, आपस में सुलझा लेते नहीं बेहतर रहता? रोहित अग्रवाल, अमिताभ जी, लोकतंत्र में ये सरकार के लिए बहुत शर्मनाक है कि हर चीज के लिए न्यायालय को बीच में आना पड़ता है। चाहे वो उन्नाव में बेटी जलाने का मामला हो, रेप का मामला हो, या हाथरस में आधी रात में बेटी का दाह संस्कार हो, या किसानों का आंदोलन हो। क्या चुनी हुई सरकार अपने जनता के साथ संवाद नहीं कर सकती है? अपने जनता के साथ उसकी बातचीत नहीं हो पा रही है? 8 तारीख से इन्होंने संवाद बंद कर रखा है। किसान पूछ रहा है कहां पे आना है, आप बताइए। हम तो आपसे मिलने दिल्ली बॉर्डर आए हैं और आप 700 चौपाल लेके चल दिए गांव में। किससे मिलने जा रहे हैं? किसान तो बैठा है दिल्ली बॉर्डर पे और आप कह रहे हैं नहीं साहब, किसान तो वहां है ही नहीं। उसको अलग अलग उपाधियां दे रहे हैं, आप खालिस्तानी बता रहे हैं, आतंकवादी बता रहे हैं, पाकिस्तानी बता रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता। अपनी जनता से बात नहीं कर सकते ये तो ये किस लिए चुन के आए हैं? राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अपनी जनता की जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार इस चीज को क्यों नहीं समझना चाहती कि 2 कदम पीछे ले लोगे तो तुम छोटे नहीं हो जाओगे। किसान की बात को समझो, और अगर किसान गुमराह है तो आपने कानून में फिर इतने बदलाव क्यों किए? आपने इतने बदलाव किए तो फिर कानून वापस लेने में क्या बुराई है? नवीन बाबू क्या मांग कर रहा है कि आप कानून को वापस लीजिए, दोबारा हमसे चर्चा करिए, और अगर आपका कानून ठीक होगा नई बातों पर चर्चा आइएगा। करो। ये बातें हम लोग पिछले 1 महीने से कर रहे हैं ना। पुरानी बातों को बहुत ज्यादा मत दोहराइए। 1 महीने से सब बातें कर रहे हैं कि किसान के बिल में क्या है और किसान की आपत्तियां क्या है। 1 महीने से मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं और आप जैसे लोग कई बार उसमें आए, इसलिए उसको रिपीटिशन मत करिए, नई बात पर बात करिए केवल। नवीन श्रीवास्तव, मैं तो बड़ा गांव देहात का आदमी हूं, सीधी सपाट बात में विश्वास रखता हूं। एक तो मूल सवाल कि ये बात ठीक है, रुको भाई, यही है, रुक जाइए नवीन। मसला ये है कि ये बात अदालत को क्यों सुलझानी पड़े, व्यवस्था ने क्यों नहीं सुलझाई। और एक उदाहरण आपको दे देता हूं, अभी अचानक ध्यान आ गया। जब जिसकी यूपी में सरकार नहीं रही, सरकार वाला नहीं दल, जो विपक्ष में रहा, उसने, और हर साल गन्ना किसानों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घेरा डालो डेरा डालो किया, मिलों का, कलेक्टर का, गन्ना कमिश्नर का, हर साल होता है वो। कौन सा दल ऐसा था और कौन सा कुर्ता पजामा पहनने वाला नेता ऐसा था जो उस धरने में जाता नहीं था? तो क्या हम ये बोल दें कि इनके कंधे पे उनकी बंदूक, उनके कंधे पे उनकी बंदूक?
आप भी गए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी गए, भूपेंद्र सिंह भी गए, सुरेश राणा भी गए, सतपाल सिंह भी गए, कौन नहीं गया? नवीन बाबू, अमिताभ जी देखिए, सबसे बड़ी चीज है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। जी अभी आलोक जी कह रहे थे कि किसान दिल्ली बॉर्डर पे बैठा है और प्रधानमंत्री जी और आप कहाँ चौपालों में जा रहे हैं। हम जो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे उनसे ही हमारी 5 राउंड बात हुई। लेकिन अमिताभ जी देखिए, मांग शुरू कहाँ से हुई? मांग शुरू हुई कि हमें यह शंका है कि सरकार मंडी खत्म कर देगी, एमएसपी खत्म कर देगी। सरकार लिख के दे कि हम एमएसपी खत्म नहीं करेंगे। जब एमएसपी खत्म नहीं करने की बात लिख के देने को राजी हुई तो फिर नई नई चीजें आ गई सामने। रही बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस उस पर चर्चा आज हम कर रहे हैं, मैं विषयांतर नहीं करना चाहता हूं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिन जिन चीजों को कहा है, जी लोकतंत्र में अधिकार है, सब मानता है। लेकिन दुर्भाग्य है अमिताभ जी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की जिसकी हम दुहाई देते हैं, हम सिर्फ अपने अधिकारों की बात करते हैं, अपने कर्तव्यों की बात नहीं करते हैं। हम लोकतंत्र में धरना देना, प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है, हमको करना चाहिए, लेकिन हमारे क्या कर्तव्य है इसकी हम बात नहीं करते हैं। रही बात पुलिस की, कि पुलिस को जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस को अपनी देखना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, निश्चित रूप से पुलिस को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। लेकिन जब किसान आंदोलन में कोई व्यक्ति यह नारा लगाएगा, हमने इंदिरा को ठोक दिया, हम मोदी को ठोक देंगे, खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, या अनार्किज्म होगी, तो वहां पुलिस को अपना हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि लोग, आपने जो कहा कि लोकतंत्र में इसको विधायिका और किसानों के बीच ही, या जो पक्षकार उनके बीच तय हो जाना चाहिए था, न्यायपालिका में नहीं जाना चाहिए था। हमने 5 बार जो वार्ता की, इन्हीं सारे किसान प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठ के वार्ता की, और हम अभी भी तैयार हैं लगातार बात करने के लिए। लेकिन जब 5वें राउंड की बात के बाद इन्होंने कहा कि हम आंदोलन करेंगे, फिर इन्होंने कहा कि हम कोई मांग ही नहीं मानेंगे, कोई सुधार नहीं, आप इस कानून को पहले नहीं रख करिए, नवीन भाई, कोई सुधार की बात नहीं, कोई बात नहीं, आप खत्म करिए पहले। एक छोटा सा कहीं ना सवाल कहीं है, से ये जो भटकाव था उसको देख के सर्वोच्च न्यायालय ने एक हस्तक्षेप छोटा किया। सा सवाल है। आपने जो बात कही कि किसने कहा इंदिरा गांधी को ठोक दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जो भी हो, हमारी खुफिया एजेंसी, आईबी, लोकल इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस और सरकार के तमाम विभागों ने अब तक 23 दिन हो गए धरने को, ऐसे कितने आतंकवादी पकड़े जो खालिस्तान समर्थक थे और उसमें घुसे आए थे? पकड़ के उनको जेल में भी डालना चाहिए था फिर, और हमको भी बताना चाहिए था कि भैया आओ मुआयना कर लो, ये 50 पकड़ लिए। कुछ आरएसएस वाले जरूर पकड़े गए भाई जिनके कंधे आप बता रहे हो कि उनकी बंदूक है, उनको सामने तो लाओ। हाथरस की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, ना उनको सामने तो नहीं, हम कंधे नहीं बता रहे हैं। अरे भाई, आप हाथरस की घटना में देखिए, जिस पीएफआई के लोग गिरफ्तार किए गए, पीएफआई के लोग भी गिरफ्तार किए गए, पीएफआई का जो मुख्य था वो केरल से गिरफ्तार किया गया। इस आंदोलन में भी जो ऐसे चेहरे थे, तत्व थे, उनकी पहचान करके हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो कार्रवाई कर देते तो हम मान लेते ना। राह नहीं भटकने देंगे भाई, आंदोलन हो रहा है, आंदोलन किसानों के साथ हम सदैव नवीन बाबू, सरकार या भाजपा से जुड़े लोगों ने कुछ सवाल खड़े किए। आंदोलन में शामिल हर किसान संगठन ने कहा कि आप स्वतंत्र हैं और ये हमारे भी हित में होगा कि जिन लोगों को भी आप मानते हो कि ये देश के विरुद्ध साजिश करने वाली ताकतें हैं, उनको चिन्हित कीजिए और सुपुर्दे कानून कीजिए। ये हो जाता तो सबके हित में था, लेकिन ये हुआ नहीं और इस पर भाषण जारी रहे, ये और नुकसान हो गया डबल। बिना भाषण के भी अगर 100 लोगों की परेड हो जाती तो सब जान जाते, लेकिन हुई एक की भी नहीं, और प्रचार पूरे अखिल विश्व में। आलोक वर्मा, क्यों भाई? मैं तो कह रहा हूं टिकरी से लेके, सिंघू से लेके, गाजीपुर से लेके, जहां जो किसान टाइप आदमी मिले उसकी पूरी पड़ताल कर लो भैया। जब वो 100% खरा सोना दिखे, देशभक्त मिल दिखे, तो प्रणाम कर लेना उसको। और नक्सली खालिस्तानी कौन कौन बता रहे हो, वैसा दिखे जेल भेजो। आलोक वर्मा, नहीं,
बात होती रहती है, एलआई के लोग भी हम लोग, तो हमने उनसे कई बार कहा कि भाई आपको अगर ऐसा कुछ लग रहा है, इसमें देश विरोधी लोग आ गए हैं, तो इंटेलिजेंस है, पुलिस है, आप उनको गिरफ्तार करो, किसान इसमें कहीं विरोध नहीं करेगा। और अमिताभ जी, मैं आपको बताऊं कि 2-3 ऐसे चीजें उसमें हुई हैं कि जैसे जामिया यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे हमारे समर्थन में आ गए, उनको राकेश टिकैत जी ने वापस भेज दिया। उसमें उन्होंने कहा कि ये आपके पढ़ाई लिखाई का समय है, आप इसमें आंदोलन मत करिए। हम किसी भी, देखिए, हम किसी राजनीतिक या किसी भी और सदस्यों को उसमें जब हम जगह दे नहीं रहे हैं, तो हम तो आपको खुले मंच से कह रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि भाई सरकार उनको पूरा चिन्हित करे, उनको जेल भेजे। ठीक, इसी पे सबका जवाब ले ले आलोक, इसी पे सबका जवाब ले ले उदयवीर जी। सबसे बेहतर ही नहीं, मैं सब सरकारों के लिए कह रहा हूं, सरकारें जब भी किसी आंदोलन के बारे में कोई टिप्पणी करें तो कंठ से करने की बजाय प्रमाण सामने रख दे, कंठ से करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन सरकारें प्रमाण नहीं रखती, भाषण दबा दब देती हैं। ये सारी सरकारों में बीमारी मैंने देखी 35 बरस में। नहीं, मैं जी अमिताभ जी, मैं तो ये कहूंगा कि एक सरकार हमारी पिछली बार गई थी जी, विपक्ष से बहुत संवाद था, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी उस दिन मध्यस्थ थे, अगर कहीं टीवी पे होते तो वो बता भी पाते। लेकिन मेरा कहना यह है कि ये संवाद से ही निपटना चाहिए था। ये विधायिका न्यायपालिका के हाथ में अगर अपने सारे काम को करने के लिए दे रही है, तो ये विधायिका अपनी को अनुपयोगी इस देश के लिए सिद्ध कर रही है। और सवाल यह है कि पहले दिन से जो किसानों पे आरोप लगा है, ये गलत मानसिकता का परिचायक है। इसकी वजह से अच्छी वार्ता की नींव ही नहीं रखी जा सकती जी। और दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा सरकार ने इसलिए किया क्योंकि हितों का बहुत कड़ा संघर्ष है, किसान के जीवन मरण का प्रश्न है। वो राजनीति सब कुछ छोड़ने को तैयार है, वो अपने जीवन मरण के प्रश्न में समझौता नहीं कर सकता। ठीक बात, ठीक। और सरकार ने जो एलिमेंट, जिस तरह की बातें और भी वक्ताओं ने कही हैं कि पहले से गोदाम बन गए, प्लानिंग हो गई, बिल बाद में आ रहा है, तो उसके कारण से ये हठ धर्मिता जो दिखाई है, उसके कारण से ये डेडलॉक बना है। और मुझे लगता है सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ठीक है, ठीक है नवीन बाबू, वही बात मैं कह रहा हूं। आप केवल आपका विषय नहीं, मैंने तो 74 से बात शुरू की। जो भी जयप्रकाश सीआईए एजेंट हैं, इंदिरा गांधी साबित कभी नहीं कर पाई, उसके बाद बहुत साल प्रधानमंत्री रही, साबित नहीं कर पाया, एक चिट्ठी भी नहीं निकाल पाए कहीं से, लेकिन भाषण तो झाड़ी दिया। ऐसे ही मैं समझ नहीं पा रहा, आपने कहा कि अमिताभ जी के घर में चोर छुपा है, मैंने दरवाजा खोल दिया, भैया जांच कर लो, चोर मिले ले जाओ, और ना मिले तो हमें सर्टिफिकेट दे जाओगे, हम ठीक है ना। वो काम नहीं करना चाहिए था। आप लोग कंठ से क्यों लड़ने लगे नवीन जी? अमिताभ जी देखिए, बहुत अच्छा आपने पूछा। निश्चित रूप से ऐसे तत्वों को चिन्हित होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए, किसी भी आंदोलन के स्वरूप को खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। हाथरस की घटना पर देखिए, एक भाभी मिली थी, फिर पीएफआई के लोगों को गिरफ्तार भी हमने किया, उनका जो मेन सरगना था उसको केरल से गिरफ्तार किया गया। तो ऐसे तत्वों की पहचान करके निश्चित रूप से इसमें क्यों नहीं किया महाराज? एक महीना होने जा रहा है और ये नवीन श्रीवास्तव कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप ऐसे, मैं वही सर सुन ले आए थोड़ा सा। आप लोगों ने मीडिया नहीं चैनलों पर दिखाया किस प्रकार के नारे लगे। अभी एमएसपी कानून से लगाए चर्चा शुरू जहां से हुई, अब क्या आ गए कि शर्जील इस्लाम और उमर खालिद की रिहाई की जाए। तो ये जिस प्रकार का भटकाव है, जिस प्रकार के तत्व है, ये आप ही लोग दिखा रहे हैं। कोई हम ऐसे तत्वों को चिन्हित कर रहे हैं, जैसे हाथरस की घटना में हमने गिरफ्तारी की। हमको दिखाओ, निश्चित रूप से हमको भी दिखाओ भाई, खुद ही चिन्हित नहीं कर लो भैया। नवीन जी गुपचुप चिन्हित नहीं करो, मुझे भी दिखाओ। बिल्कुल, मैं भी दिखाएंगे, आप ही के माध्यम से देश की वो वही कह रहा हूं। ऐसा नहीं कि किसी को भी काला कपड़ा उड़ा दिया, बोले चिन्हित कर दिया। हम भी देखेंगे, चिन्हित करके गिरफ्तार करेंगे और आपके माध्यम से पूरे देश के सामने उनको एक्सपोज करेंगे भैया। ठीक है, ठीक है पांडे जी, उदयवीर रुको भाई, दोनों की आवाज अभी रुकी, और नवीन जी की भी, उदयवीर सिंह की भी, कृष्णकांत पांडे के पास चलूंगा। एक मिनट रुको भाई पांडे जी, मैं फिर एक बड़ा सामान्य उदाहरण रखता हूं सामने, बड़ा सामान्य सा उदाहरण, जिससे बात और साफ हो जाए। कोई भी शोक शव यात्रा, कोई भी कलश यात्रा
भागवत यात्रा जो निकलती है जिसमें महिलाएं सिर पे मटका लेके जाती हैं, वो कोई भी नमाज का मामला हो, प्रोसेशन हो इस्लाम का, चाहे हिंदुओं की रामलीला की बारात निकल रही हो, कुछ भी हो, रैली हो, रेला हो, मेला हो, ठेला हो, कुंभ हो, कुछ हो, मोबाइल चोरी नहीं होते, पर्स चोरी नहीं होते, गिरेकट नहीं होते क्या वहां? तो पूरे कुंभ को खारिज कर दें, बोले भाई 1 लाख मोबाइल चोरी हुए कुंभ में 40 दिन में, कुंभ अगली बार नहीं लगेगा। बोले मौलाना साहब के जनाजे में 30,000 आदमी था, उसमें 300 लोगों के मोबाइल चोरी हो गए और 600 लोगों की चप्पलें, आगे से जनाजा की यात्रा बंद। ऐसा होगा? हो सकता है क्या? अमिताभ जी, मुझे एक मास गैदरिंग बता दीजिए जहां कुछ ना कुछ बवाल नहीं हुआ हो। इस प्रकार का अपराध होना अलग चीज है। बताओ। राष्ट्र विरोधी ताकतों का उस आंदोलन को अरे हाईजैक तो करना लाओ अलग ना, है। फिर कोई बात कर रहे हो, तुलना नहीं कर सकते। मैं तो कह रहा हूं ना। अरे भाई, विरोधी ताकतों की तुलना एक साथ नहीं हो सकते। मिनट, बिल्कुल हम ला रहे हैं। ठीक, एक मिनट, हमने हाथों से मिला, इसमें मिलाएंगे और आप ही दिखाएंगे, कोई दूसरा नहीं दिखाएगा। ठीक है नवीन बाबू, ठीक। कृष्णकांत जी, ये कैसे हो सकता है? हाँ कृष्णकांत जी, विभाजन कर रहे हैं वही रुको भाई उदयवीर जी, रुको 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 रुको। कृष्णकांत जी 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 जी, मेरा प्रश्न वही है जो आपको ये बोला। कैसे संभव है जी जहां कुछ न कुछ ज्यादा लोग जुट रहे, कोई न कोई घटनाएं होती हैं, लेकिन किसानों के आंदोलन के पहले दिन से ही जिस तरह से किसानों को आरोपित किया जाने लगा, चाहे तमाम लोगों ने, हमारे साथियों ने बताया, कोई खालिस्तानी कह रहा है, कोई पाकिस्तानी कह रहा है, कोई आतंकवादी कह रहा है, चाहे जो भी कह रहा है, तो क्या यह किसान के सम्मान में कहना उचित था? और कई जगहों पे तो ऐसा मामला आया है कि जो लोग भी, कोई खालिस्तान का नारा लगा रहा है, कोई पाकिस्तान का नारा लगा रहा है, खोजने पर उस संघ के लोग मिल जा रहे हैं। ये क्या होगा? अमिताभ जी, क्या राजनीति इस स्तर इंदिरा पर को आ फोन गई? करके कहने वालों क्या पर राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यक्रमों में, जिसके पास कोई किसानों शर्म के नहीं कार्यक्रमों में है, भी कांग्रेस को इस शर्म संघ नहीं के आएगी। लोग जाकर डिस्टर्ब इंदिरा को करेंगे। फोन पे कहने वालों का इस वो तो देश मसल की करेंगे, बर्बादी का कारण लेकिन इस संघ कोई रहा है। अराजकता करेगा, इसलिए सरदार कोई अगर पटेल ये ने कहेगा इस कि पर मोदी को इसको ठोक देंगे, इसमें हम बंद बर्दाश्त लगाया। नहीं करेंगे। अगर ये संघ कांग्रेस इस पर बंद- जिसके पास नैतिकता संघ बची है, इस देश न शर्म का बची है, देशद्रोही जो लोग संगठन कहते हैं कि है। इंदिरा को ठोक दिया, संघ उसका इस समर्थन देश आप का करेंगे। देशद्रोही आप संगठन है। ऐसे निर्लज्ज लोग, संस्कारी लोग, जिनको अपनी संस्कृति, अपनी नेता का चाहे अपमान वह किसानों का आप नहीं सम्मान हो, करेंगे, चाहे लेकिन हम इस सरकार देश की को घटना हराना हो, चाहते चाहे जहां की भी घटना हमारे हो। प्रधान ठीक है कृष्णकांत बाबू, ठीक है नवीन बाबू, ठीक है ठीक है। मैं रोहित अग्रवाल, रोहित से एक सवाल ले लूं भैया। दोनों लोगों की बात आ गई और बड़ी अच्छी बात आ गई, बड़ी अच्छे तर्क दे दिए। रोहित अग्रवाल, ठीक। अरे रुको भाई पांडे जी, अरे रुको भाई नवीन बाबू, आप भी रुको। पांडे जी, अरे भाई पांडे जी की आवाज अभी रोकिए। रोहित अग्रवाल, मेरा फिर वही सवाल, अराजक तत्व बख्शे नहीं जाएंगे, ये बोलने से ज्यादा प्रभावकारी है कि हम अराजक तत्वों को पकड़े और कानून के हवाले कर दें। इसकी सार्वजनिक उद्घोषणा की जरूरत नहीं। ये कोई ट्रेन के आने का अनाउंसमेंट तो है नहीं कि फला ट्रेन फला नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। जो अराजक तत्व है उनको पकड़िए और जेल भेज दीजिए, इसमें रोक कौन रहा है? रोहित अग्रवाल, देखिए अमिताभ जी, आज छात्र अगर अपना आंदोलन करते हैं तो टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाते हैं। आज व्यापारी या बेरोजगार अपना आंदोलन करते हैं तो वो देशद्रोही ताकतें हो जाती हैं। अगर टोपी पहनने वाला और दाढ़ी बढ़ा के रखने वाला व्यक्ति आंदोलन करता है तो पाकिस्तानी हो जाता है। और अब तो नया ट्रेंड आ गया है, पगड़ी पहनने वाला व्यक्ति अगर आंदोलन करेगा तो खालिस्तानी हो जाएगा। ये जो आंदोलन खत्म करने का तरीका है, आवाज दबाने का तरीका है कि देशभक्ति की चटनी दिखाओ और पूरा आंदोलन बंद कर दो और सबसे बड़ा तमगा खुद को दे लो कि मैं ही हूं सबसे बड़ा देशभक्त। ये भारतीय जनता पार्टी के दौर में कुछ ज्यादा तेजी से चला है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, हो सकता है पूरा पहले भी सरकारें ऐसा करती रही हो कि कुछ भी आंदोलन खत्म करने के लिए इल्जाम लगाती रही हूं, पर भारतीय जनता पार्टी ने पराकाष्ठा कर दी है शर्मिंदगी की। और अभी हमने आपके डिबेट पे देखा किस तरीके से अराजकता दिखा रहे थे भाजपा के प्रवक्ता कि दूसरे व्यक्ति को आप रोहित जी चर्चा को मुकम्मल करने का वक्त आ गया है, वक्त संपादकीय टिप्पणी का। रोहित जी रुकिएगा, चर्चा को मुकम्मल करना है, संपादकीय टिप्पणी का वक्त। अमिताभ जी, देखिए मैं एक ही बात कहूंगा
सारे मित्रों से, इस देश में कोई ऐसा नहीं होगा जो भारत मां के विरुद्ध बात कहने वाले के लिए खड़ा हो। और जो भी कोई ऐसा है, अगर कोई इक्का दुक्का, उसको कड़े से कड़ा दंड विधान होना चाहिए। यह शासन का दायित्व है। फिर मुझे मानस याद आती है दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। दुष्टों का दलन करिए, लेकिन उसके लिए वाणी से बहुत लाउड होने की जरूरत नहीं। लगभग 20, 22, 23 दिन हो गए आंदोलन के। 3 स्थानों पर, 4 स्थानों पर आंदोलन ज्यादा है। सिंगू बॉर्डर उसका मेन फोकल पॉइंट है। क्या वहां ये जरूर, वहां आपने अब तक जांच पड़ताल करके 100, 200, 500 भी पकड़े होते तो आपकी बात में वजन आ जाता। मैं फिर कहूं, और जो रोहित कह रहे, मैं उससे सहमत नहीं। जब भाजपा पैदा नहीं हुई थी, आज जो लोग लीडर्स है वो लोग बहुत एक्टिव नहीं होंगे उस दौर में, बड़े राजनीतिक व्यक्तित्व के तौर पर। उस दौर में मिड 70s में, 74 में इंदिरा गांधी ने यह फार्मूला खोज लिया था कोरोना वैक्सीन जैसा, कि जयप्रकाश CIA एजेंट है। क्या हुआ? इन बातों में कुछ नहीं रखा, प्रमाण लाओ ना। और एक और बुनियादी बात मैं कहना चाहता हूं, हम लोग बुनियादी बातों पर चिंतन नहीं करते, इसीलिए किसान की पीड़ा जस की तस रह जाती है। सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं। नवीन बाबू, आप सरकार में हैं, इसलिए आपका उल्लेख खुद कर रहा हूं। कोई आदमी मिठाई की दुकान खोलता है, समोसे की दुकान खोलता है, कपड़े की दुकान खोलता है, स्टेशनरी की खोले, कुछ भी खोले, उसमें दुकान का किराया भी जोड़ता है ना खर्चे में। या दुकान अगर खरीदी है तो जो पैसा लगाया है वो भी इसमें जोड़ता है ना, जोड़ता है ना। कंपनियां जो रखती हैं कर्मचारी, उनका आजकल चलता है CTC, कॉस्ट टू कंपनी। उसमें ऑफिस का किराया कर्मचारियों की कुल संख्या से डिवाइड कर दिया जाता है, वो भी जोड़ दिया जाता है कि भाई इतनी जगह आप भी घेर रहे हो। ठीक, इस देश में केवल किसान ऐसा है। आज 2020 में दिसंबर जब जा रहा है, 17 हो गई तारीख, तब की बात बता रहा हूं, तब तक की, जिसकी फसल के मूल्य निर्धारण में आज भी उसकी जमीन को शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? उदयवीर सिंह फैक्ट्री लगाए तो फैक्ट्री की जमीन में जितना पैसा लगाया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में चला गया, माफी मिल गई। किसान ने कौन सा गुनाह किया भाई साहब? वो 5 बीघा जमीन में आलू नहीं बोता तो उस जमीन को किराए पर देता तो कुछ मिलता उसको, वो भी उसकी लागत में जोड़ो ना। क्यों नहीं जोड़ते? और अगर नहीं जोड़ते तो बेईमानी है, ये बेईमानी है। किसान के पास जमीन के अलावा क्या है? जो उसका प्राण है वही आपने नहीं जोड़ा उसके कारोबार में। आलोक, गलत कह रहा हूं? अभी क्या जुड़ता है? खाद, डीजल, बिजली, बीज, ये जुड़ता है। अरे चाचा, जो खेती है, जो जमीन है उसकी, उसका कोई मूल्य है कि नहीं है? खाइयो ना पियो मेरी नीके रहियो, किसान सब चिल्ला रहे। जिसे देखो वो किसान के माथे पर रोली चंदन लगाई दे रहा, कर जाओ बेटा मौज लो। अरे मौज कैसे ले? और एक बात मुझे बड़ा चुभती है, मैं सारे राजनीतिक लोगों से कहूंगा इस बात को ध्यान रखिए। आप लोगों के ही फॉलोअर्स हैं, कहीं कृष्णकांत जी की पार्टी के होंगे, कहीं रालोद के होंगे, कहीं भाजपाई होंगे, कहीं सपाई होंगे, कहीं बसपाई होंगे। यही लोग हैं जो सब जगह बवाल करते हैं सोशल मीडिया पर। कोई कह रहा किसान पिज्जा खा रहा, कोई कह रहा किसान बादाम चबा रहा। मैं एक पेशकश करता हूं नवीन जी, उदयवीर जी, एक चौराहा तय कर लो, 5 बड़े नेता मिलके, जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं,
और पिज्जा और बादाम हमारी तरफ से। और ठंड में जरा एक दिन रह के दिखा दो, पारा है 6 डिग्री 4 डिग्री रात में, रह के दिखा दो भैया खुले में। बादाम मेरी तरफ से, पिज्जा मेरी तरफ से, उतनी तनख्वाह है मेरी, मैं दे दूंगा। ज्यादा लोग मत करना, 5 ही कर लो, उतने के दे भी पाऊंगा। आ जाओ। कैसी बातें हो रही हैं? किसी माई के लाल में साहस हो तो अपने घर के बाहर ही बैठ के दिखा दो। एक दिन बैठ के दिखा दो। पाला पड़ रहा है, आसमान से पानी टपक रहा है रात में, और कैसी मूर्खतापूर्ण प्रलाप हो रहा है। ये देखिए, ये किसान है, ये पिज्जा खा रहे। क्यों भाई, किसान पिज्जा नहीं खा सकता? जो कोई काम नहीं कर रहे इस देश में, वो अंजीर का जूस पी रहे। आज तक मैंने समझ पाया इनके पास पैसा कहां जाता अंजीर का जूस पीने का। किसान खेती, उदयवीर सिंह, किसान खेती कर रहा है तो दिखता है। अमिताभ अग्निहोत्री पत्रकारिता कर रहे तो दिखते हैं। मेहनत करते 12 घंटा, मजदूर मेहनत कर रहा है, कारोबारी मेहनत कर रहा, सामान बेच रहा। लेकिन ये जो पॉलिटिकल क्लास है, इसके सबके बायोडेटा में अधिकांश में लिखा समाज सेवा, और समाज सेवा से अंजीर का जूस पी रहे हैं और ऑडी और मर्सिडीज में चल रहे हैं। और किसान चले तो बोले बाप रे बाप, ये किसान है, ये मोटरसाइकिल से चल रहा है, इसको तो लाठी लेके झुकी कमर के साथ भूखा प्यासा नंगे पांव चलना चाहिए था। वाजीबा, आप 3 टाइम कुर्ता बदलो, नींबू काट कलम से नीचे घर से नहीं निकलो, और 4 चेले संग रखो जो कहे भैया जिंदाबाद, और किसान को चाहते हो वो मरा गिरा दिखे। क्यों भाई, हम पिज्जा खा के अपनी हक की बात नहीं कर सकते क्या? ये तमाशा बंद होना चाहिए देश में। वो लोग किसान के साथ अन्याय नहीं कर रहे, केवल वो भारत माता के भी अपराधी हैं, जो भारत माता के इस मेहनत कश पुत्र के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वो अपराधी हैं मां भारती के समक्ष। आप क्या कामना करते? भूखा मरता हुआ किसान चाहते हैं? खुश होना चाहिए हमको। एक दानदाता ने सिंघू बॉर्डर पर कुछ फुट मसाज वाली मशीनें लगा दी, पैर की मसाज वाली। बुजुर्ग लोग हैं, 80-80 साल के लोग हैं। तो किसी शूरवीर ने लिखा, देखिए ये 5 स्टार धरना। अरे मूर्ख, कुंभ में तमाम सुविधाएं दी जाती हैं, तो क्या कुंभ बैंकॉक ट्रिप हो जाता है? बैंकॉक ट्रिप मान ले कुंभ को क्या? इस बार तो कुंभ में हल्दीराम की दुकान भी लगी थी, बीकानेर वाला भी था, मैं गया था। योगी जी ने व्यवस्था अच्छी की थी, स्विस कॉटेज भी बने थे। तो धार्मिक महत्व नहीं रहेगा उसका? यानी बाबा सन्यासी गंगा नहाने आए तो नंगे ही आए और नंगे पड़ जाए? वही बात आप किसानों के साथ कर रहे हैं। अगर हमारे जैसे लोग देश में हैं जो किसान के लिए मदद करना चाहते हैं, हमने अगर कोरोना की लड़ाई आई तो हमने अपनी तनख्वाह से एक हिस्सा दिया बिना किसी आत्मप्रचार के। हम किसान, मेरा मन करेगा मैं किसान आंदोलन को भी दूंगा, क्या दिक्कत है? आपसे सर्टिफिकेट लेना होगा लीडरों से कि भाई साहब इनकी मदद करें कि नहीं करें। ये हमारे घर का हिस्सा है, ये भारत माता के बच्चे हैं, ये देश का पेट भरते हैं। इनके साथ वाणी का संयम बहुत जरूरी है। मैं बहुत विनम्र होकर कहूंगा, पूरे भारत को इनके साथ इन पर टिप्पणी करने से पहले वाणी के संयम के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी इस चर्चा को मुकम्मल करने के लिए। आप सभी मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। तो वैसे तो ये आंदोलन जो है, वैसे किसानों की ये समस्या जो है वो सरकार के स्तर पर ही सुलझा लेनी चाहिए थी, लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले 22-23 दिनों से ठंड में सड़क पर पड़े किसानों को अब ये राहत मिल गई है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट से होकर मामले की सुनवाई होते हुए मामला आगे तो बढ़ेगा, कोई राहत तो मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।